हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देखने वाले हैं, अभी तक हमने कंपनसेटर में देखा कि कैसे हम कंपनसेटर का यूज जब करते हैं तो हमारा ये सिस्टम का जो हम बॉडी प्लॉट बना रहे थे तो ये विदाउट कंट्रोलर था। तो हमने देखा कि हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ रही थी, ये हमारी क्या थी, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। फिर हमने क्या किया, एक कंट्रोलर यूज़ किया, ठीक है। कंट्रोलर में हमने क्या यूज़ किया, ठीक है, एक लीड टाइप कंट्रोलर यूज़ किया, एक जीरो, एक पोल ऐड किया। ज़ीरो जो हमारा था, ठीक है, वो पहले ऐड किया, फिर एक पोल ऐड किया। तो उसकी वजह से हमने देखा जो हमारा जो फाइनल ड्यू टू कंट्रोलर हमने ऐड करने की वजह से हमारा जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी थी, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमारे पास थी, वो क्या हुई, वो बढ़ गई। तो इट मीन्स क्या था, हमने इसी को क्या हुआ, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमारा ड्यू टू कंपनसेटर यूज करने से हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। ऐसे सिमिलरली क्या हुआ, फेज जो हमारा ओरिजिनल फेज था उसमें जो कंपनसेटर का फेज था वो ऐड हो गया। तो इसकी वजह से हमारा जो फेज मार्जिन था वो बढ़ गया। जो प्रीवियस फेज मार्जिन था उसके कंपेरिजन में जो ड्यू टू कंपनसेटर फेज मार्जिन आया वो बढ़ गया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें सिस्टम में हमारा क्या हुआ, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई और फेज मार्जिन बढ़ गया, ठीक है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बढ़ने से हमारा क्या हुआ, बैंडविड्थ बढ़ गई। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बढ़ने से हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई, बैंडविड्थ से स्पीड बढ़ गई, ठीक है। हमारा जो ये था ये बैंडविड्थ है, एक्चुअली दिस इज बैंडविड्थ, ठीक है। तो पहले हमारी बैंडविड्थ क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है, ये बैंडविड्थ थी यहाँ तक, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी तक। इसके बाद अब यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक की जो बैंडविड्थ होगी वो बैंडविड्थ, यहाँ गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी तक की जो ओमेगा होगा वो बैंडविड्थ होगा, ठीक है। तो हमारा बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। फिर अगर जो हम फेज को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फेज मार्जिन हमारा बढ़ जाता है, ठीक। तो गेन जीटा बढ़ जाएगा, जीटा से एम आर और ओमेगा आर कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि लीड कंपनसेटर इंक्रीज द ई ऑफ एस एस, दैट इज स्टडी स्टेट एरर। तो हमने टाइम डोमेन में के वी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हमारा के वी देखते हैं पी बाई जेड वैल्यू से आ जाता है। तो पी बाई जेड जो हमारा आया हुआ है, तो हमने क्या किया, लीड कंपनसेटर को अभी यूज़ किया था। लीड में जेड बाई पी इज़ लेस देन 1 है, तो रिवर्स उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जेड बाई पी इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वहाँ से हम देखेंगे जो एरर हमारी थी एक्चुअल, ठीक है। तो ड्यू टू कंपनसेटर हमारी एरर क्या होती है, अगर जो हम लीड केस कंसिडर करते हैं तो एरर बढ़ जाती है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो लैग का है, ठीक है, जो हम लोग लैग कंपनसेटर होगा, ठीक है। तो लैग कंपनसेटर में क्या होगा, जो हमारे पास जी ऑफ सी ऑफ एस है उसका ट्रांसफर फंक्शन एस प्लस जेड अपान एस माइनस एस प्लस पी था। तो जो हमने कंसिडर किया था कि जेड बाई पी जो है वो लीड के केस में लेस देन 1 था और लैग के केस में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये कंडीशंस जो है तो उसको हम सिमिलरली इस तरीके से सॉल्व करेंगे या इस तरीके से हम बॉडी प्लॉट बनाएंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन आता है, सिंपली हम कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो लैग कंपनसेटर होगा, ठीक है, लैग कंपनसेटर रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर जो एज कंपेयर टू लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर आर लेस स्टेबल। हमारा जो लैग कंपनसेटर होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन बेसिकली क्या होता है, इसमें ई ऑफ एस एस कम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा ई ऑफ एस एस का जो वैल्यू आई थी 2 जीटा बटे ओमेगा एन इंटू पी बाई जेड हो जाता है। तो बेसिकली है क्या हमारे पास, ठीक है, जो जेड बाई पी है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो पी बाई जेड जो होगा, पी बाई जेड वो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, पी बाई जेड लेस देन 1 हो जाएगा। तो ई ऑफ एस एस जो है हमारी वो डिक्रीज कर जाती है। तो अगर जो ई ऑफ एस एस को हमें डिक्रीज करना है तो हम लैग कंपनसेटर का केस लेंगे। लैग कंपनसेटर की जो बेसिक कंडीशंस है हमारी वो ये कंडीशंस है,
ठीक है, और लीड कंपनसेटर की ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो हमने लीड और लैग को अच्छे से देखा। ठीक है, और अब हम सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है, जो कि है हमारा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक जो है हमारा तो आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस होती क्या है? ठीक है, इसको वेरिएबल की जगह पे मॉडल वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। वेरिएबल की जगह पे हम लोग मॉडल वर्ड भी यूज करते हैं कभी कभी, या स्पेस वर्ड भी यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं बेसिकली है क्या कि अभी जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में एनालिसिस जो कर रहे थे, वो हम एनालिसिस टोटली ट्रांसफर फंक्शन के आधार पे कर रहे थे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा होता है वो ट्रांसफर फंक्शंस के आधार पर हम लोग पूरी स्टडी कर रहे थे। ट्रांसफर फंक्शंस में इसको ट्रांसफर फंक्शन के आधार पे करते थे, तो इसको ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के नाम से हम लोग इसको बोलते थे, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में क्या था, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, जो थी ये हमारा सिस्टम एलटीआई सिस्टम के लिए यूज़ होता था। ठीक है, और इस एलटीआई सिस्टम के लिए ही ओनली यूज़ होता था, नॉन एलटीआई सिस्टम होता उसके लिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल यूज़ नहीं होता है। बेसिकली जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है, दोनों एक सिस्टम की एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी हुआ, उसमें टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हुई, तो जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे थे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एलटीआई सिस्टम के लिए यूज़ होता था। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट था, ये हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स नहीं देता था। ठीक है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस जब होती हैं। ठीक है, जब हमारी सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस होंगी, उस केस में हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल वर्क नहीं करता था। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफर फंक्शंस मॉडल था वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन करके इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता था, मतलब इनपुट एंड आउटपुट के आधार पर हमारा कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, और ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों के लिए हम इसकी एनालिसिस के लिए यूज कर सकते थे। ठीक है, ठीक, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों के लिए यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट स्पेस मॉडल है उसमें ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और इसके कंपैरिजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट स्पेस मॉडल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, इसमें एक नया टर्म आ जाता है इनपुट वेरिएबल। ठीक है, हमारे क्या होते हैं इसमें इनपुट वेरिएबल, इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में हम सिस्टम की एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल था, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में हमारे सिंपली क्या था, इनपुट और आउटपुट के आधार पे हम लोग उसकी स्टडी करते थे। इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया, स्टेट वेरिएबल। आगे हम देखेंगे कि होता क्या है स्टेट वेरिएबल, अभी तो सिंपली हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल था कैन बी एनालाइज इन बोथ टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों के लिए वैलिड था। लेकिन जो हमारा स्टेट मॉडल है ओनली फॉर टाइम डोमेन की एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शंस है वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए वर्क नहीं करता था, जबकि ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, वर्क करेगा। और ये क्या है, ऑल टाइप ऑफ सिग्नल के लिए हमारा ऑल के लिए एलटीआई, नॉन एलटीआई, ठीक है, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, सारे सिस्टम के लिए ऑल टाइप सिस्टम्स जो होते हैं ईटीसी, हर टाइप के सिस्टम्स के लिए ये वर्क करता है। और सबसे जो मेजर चीज़ होती है जो ट्रांसफर फंक्शंस, ये सिस्टम जो हमारा
स्टेट वेरिएबल है, ये मल्टी वेरिएबल्स या मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट के लिए भी, मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट के लिए इजी हो जाता है, इजी होता है। इसके केस में क्या है, जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जब मल्टी इनपुट मल्टी, वैसे तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल भी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हमें स्टेट मॉडल, जहाँ पर स्टेट मॉडल के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके साथ में जो ट्रांसफर रिस्पॉन्स है, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है, ये एक पैटर्न बेस्ड मॉडल है। इट मीन्स क्या है कि एक फिक्स पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या है, स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है हमारी वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल को चूज करना है, वेरिएबल के आधार पर हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बनाना है, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रांसफर फंक्शन एक साइंस है और स्टेट वेरिएबल एक आर्ट के जैसे है, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल थोड़ा सा आर्ट के जैसे, जिसको आता है वो ठीक है, नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इन डिफरेंसेस को आगे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इनको लिख के देखते हैं हम लोग। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल TF मॉडल एंड स्टेट मॉडल, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट डिफरेंस है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन मॉडल is obtained as the relation between input and output. Input and output variable, whereas state model is obtained as a relation between input and output and state variable, ठीक है। तो इसमें हमारा एक और टर्म ऐड हो गया, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे कि व्हाट इज द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, जो अभी हमने डिस्कस किया वही चीजें हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, ओनली फॉर LTI सिस्टम, ठीक है। whereas state model is applicable for any type of system, applicable for any type of system, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, in case of transfer function model TF model, initial condition cannot be considered, initial condition cannot be considered, whereas
whereas initial conditions, ठीक है, can be considered in state model. Hence, zero input response can be obtained. ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखते हैं एनालिसिस ऑफ multivariable system is a very complicated using transfer function model, but it is easy in state model. ठीक है, तो हमने देखा कि 2-3-4 पॉइंट हो गए, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो भी हम लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल, फिर हम सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है यूनिक होता है। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल is unique but state model of a system is not unique because choice of state variable is random। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि हमारा जो स्टेट मॉडल हम यूज करते हैं उसमें हम वेरिएबल स्टेट वेरिएबल चूज करते हैं, तो हर बंदा अपना अपना स्टेट वेरिएबल अलग अलग चूज करेगा। तो जैसे हम स्टेट वेरिएबल चूज करते हैं उसके हिसाब से हमारा मॉडल बनेगा, स्टेट मॉडल बनेगा। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हमारा जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न पे होगा। जो हमारा जैसे कि हम अगर जो रूट लोकस की बात करते हैं तो रूट लोकस एक फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं, यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल TF मॉडल कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी of a system cannot be determined। जैसे कि अभी तक की जो हमने ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जितना भी पढ़ा है वो सारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है। चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो स्टेट वेरिएबल से पीछे जितना भी हमने पढ़ा वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है। तो अभी तक की हमने कोई भी स्टेबिलिटी हमने कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी की बात नहीं की है। ठीक है, तो अभी तक की कोई भी किसी भी टाइप की हमने यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी की बात नहीं की है ऑफ अ सिस्टम। बट इन केस ऑफ अगर जो हम क्या करते हैं, बट इट कैन बी determined using state model।
स्टेट मॉडल कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इट इज इजी, एक पॉइंट और लिखते हैं, इजी टू फॉर्म द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल and also easy to analyze. Hence TF model is popular. Then state model. ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है, जितना भी हमने अभी तक की ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पढ़ा है वो इजी टू एनालाइज है, ठीक है। उसकी एनालिसिस करना हमारे लिए इजी है, ठीक है, इजी टू एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होता है, ठीक है। तो अब हमने सारे पॉइंट्स देख लिए एक बार में, ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज ऑब्टेन्ड बाय रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप? इनपुट और आउटपुट के रिलेशन से फाइंड आउट किया जाता है। जबकि जब हम यूज करते हैं ट्रांसफर स्टेट मॉडल, स्टेट मॉडल में इनपुट आउटपुट और एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज स्टेट वेरिएबल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जो है हमारा, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर LTI सिस्टम, वेयर द स्टेट मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम, मतलब किसी भी टाइप के लिए, LTI हो, नॉन LTI हो, ठीक है, किसी भी टाइप के लिए। इन केस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इनिशियल कंडीशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड, वेयर एज द इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, कैन बी कंसीडर्ड इन स्टेट मॉडल, हेंस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। हम क्या करते थे, जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल था उसमें हमारी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स नहीं कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वहाँ पर इनिशियल कंडीशन नहीं होती थी। एनालिसिस ऑफ मल्टी वेरिएबल सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, बट इन केस ऑफ, ठीक है, स्टेट मॉडल इट इज इजी। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज यूनिक, मतलब यूनिक होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न है, बट द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इज नॉट यूनिक बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल इज रैंडम। इसीलिए क्या है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है वो फेमस है और, ठीक है, उसको यूनिक है, बट स्टेट मॉडल थोड़ा सा नॉट यूनिक है। इट मीन्स कि हम जो वेरिएबल चूज करेंगे वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी अभी तक की हमने कोई बात नहीं की, वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती थी, ठीक है, लेकिन क्या है स्टेट मॉडल में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, आल्सो इजी टू एनालाइज, हेंस ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज मोर पॉपुलर देन द स्टेट मॉडल। अब हम सारी बातें इतनी हमने कर ली, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेट। स्टेट हमारा क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टेट क्या है, तो ठीक है, स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम, जो हमारा डायनेमिक सिस्टम है, स्टेट ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम is determined ऐसे नहीं, थोड़ा सा state of a dynamic system is the description of the future value या फ्यूचर बिहेवियर कर देते हैं हम लोग, वियर ऑफ सिस्टम with a knowledge of present and past behavior। तो हमारा स्टेट क्या होती है कि डायनेमिक सिस्टम का, ठीक है, फ्यूचर बिहेवियर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किसी भी सिस्टम का हम लोग फ्यूचर बिहेवियर
ऑफ सिस्टम विद द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। ठीक है, तो हमारा स्टेट यही चीज़ होती है। स्टेट क्या है, जैसे कि हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्टेट बेसिकली क्या है, जो हमारा जो सिस्टम का फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा ऑन डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। ठीक है, तो जो प्रेजेंट और पास्ट बिहेवियर ऑफ इनपुट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, हम आगे लिखते हैं द नॉलेज ऑफ present behavior of system is given by input variable and knowledge of past behavior of system is given by state variable। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारा फ्यूचर बिहेवियर होगा वो प्रेजेंट और पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो नोइंग द प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय द इनपुट वेरिएबल, जो इनपुट होंगे वो प्रेजेंट बिहेवियर हमारा बताएंगे। जो प्रेजेंट बिहेवियर होगा सिस्टम का वो प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट में क्या इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा पास्ट बिहेवियर है वो कहाँ से पता चलेगा, जो स्टेट वेरिएबल है। मतलब दो चीज़ें हो गई, हम सिस्टम का फ्यूचर बोले तो आउटपुट है, ठीक है, हमारे पास फ्यूचर बोले तो, ठीक है, फ्यूचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो है एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट। फ्यूचर बोले तो आउटपुट ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो प्रेजेंट बोले तो इनपुट ऑफ सिस्टम, ठीक है। और जो पास्ट बोले तो पास्ट इज मीनिंग दैट स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है, स्टेट। अब बात आती है कि आउटपुट, फ्यूचर वैल्यू क्या है, आउटपुट है। मतलब जब सिस्टम का आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और उसका जो प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप में यूज करते थे SR फ्लिप फ्लॉप, सपोज दैट, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो 0 0 पर QN हो जाता है, तो QN+1 क्या है, दैट इज आउटपुट, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। QN+1 क्या है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और QN क्या है, दैट इज पास्ट वैल्यू होगी, ठीक है। और इस पे और हमारा SR क्या है, दैट इज इनपुट हो गया। कुछ इस तरीके से है हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, दैट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम, दैट इज QN, ठीक है। उसके बाद QN क्या है, दैट इज पास्ट में क्या था, QN था, प्रीवियस स्टेट क्या थी सिस्टम की, दैट QN, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट हम लगा रहे हैं दैट इज 0 0, ठीक। तो इस तरीके से हमारा स्टेट वेरिएबल होता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, these are the minimum set of variables, minimum set of variable such that knowledge of these variable along with the input can completely describe
the behavior of system for any time, that is t should be greater than t नॉट। ठीक है, तो है क्या, जो स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल बेसिकली होता क्या, दीज आर द मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब उतनी सेट ऑफ वेरिएबल हमें चूज करने होंगे, ठीक है, सिस्टम में, कि जिनको मिलाकर इनपुट के साथ लेके अगर जो हम देखें, ठीक है, सेट ऑफ वेरिएबल और इनपुट को मिलाकर हम देखें तो हमारा जो है वो सिस्टम को कम्प्लीटली हम उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकें फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो जो अगर जो इफ टी जो है वो ग्रेटर देन टी नॉट है, इट मीन्स कि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो टी बराबर टी नॉट है दैट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद टी शुड बी लेस देन टी नॉट है तो पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल क्या होगा, कितने हम वेरिएबल चूज करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो हम अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल क्या होंगे, उतने वेरिएबल जितने सिस्टम के जिनको इनपुट के साथ मिलाकर अगर जो हम स्टडी करें सिस्टम की तो हम कंप्लीटली सिस्टम के बिहेवियर को देख सकें। तो जो नंबर ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं हमारे वो कितने होंगे। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स हमारे होंगे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कितने होगा, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का जितना ऑर्डर होगा उतनी हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अगर जो हम करंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमारे पास दो तरीके के हैं, दैट इज इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडक्टर हम करंट को स्टोर कराते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ कैपेसिटर हम वोल्टेज को उसके अगेंस्ट स्टोर कराते हैं। तो करंट थ्रू इंडक्टर and voltage through capacitor is be considered as a state variable, ठीक है, तो है क्या कि हमारा नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ सिस्टम जितना होगा, करंट थ्रू इंडक्टर एंड वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर बी कंसीडर्ड एज स्टेट वेरिएबल, इनको हम स्टेट वेरिएबल मान के चलेंगे। इंडक्टर में हमारा क्या होता है, आई ऑफ 0 प्लस बराबर आई ऑफ 0 माइनस, ये चीज हम लोग कहाँ देखेंगे, नेटवर्क थ्योरी में अच्छे से। हमारा हर एक सब्जेक्ट से लिंक होके चलता है। ठीक है, तो हम लोग जब सारे सब्जेक्ट्स देख लेंगे उसके बाद हमारी क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाएगी। अभी तो सिंपली हम ये देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर जो होती है वो ये जस्ट ब्रेकिंग ऑफ सर्किट के तुरंत पहले की बात है, और प्लस का मीनिंग है तुरंत एक्शन परफॉर्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म होने के तुरंत पहले, एक्शन परफॉर्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, आउटपुट एंड इट्स डेरिवेटिव, एक चीज और भी है, आउटपुट एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो हमने देखा स्टेट वेरिएबल क्या कह सकते हैं, करंट इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज। ठीक है, और आउटपुट एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज स्टेट
वेरिएबल। अभी हमने स्टेट देखा और स्टेट वेरिएबल देखा। स्टेट में क्या है कि जो हमारा सिस्टम का फ्यूचर बिहेवियर है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट और पास्ट बिहेवियर पे। प्रेजेंट में इनपुट आ जाता है और जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट इज दैट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इतनी चीज होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेट मॉडल होता है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। स्टेट मॉडल, तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहीं पर क्लियर होंगे। अगर जो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कंसीडर मल्टी वेरिएबल सिस्टम्स, मल्टी वेरिएबल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास कोई अगर जो सिस्टम है, ठीक है, तो एक हमने सिस्टम कंसीडर्ड किया, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक सिस्टम कंसीडर्ड किया जिसमें क्या है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। तो हमने सपोज दैट इनपुट्स ले लिए कुछ, ठीक है। ऐसे हमने सिस्टम के कुछ आउटपुट ले लिए, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें मल्टी इनपुट है और मल्टी आउटपुट है। तो इनपुट को हम क्या करेंगे, u से इंडिकेट करेंगे, u1 u2 और u ऑफ m, ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं, ठीक है। और सपोज दैट हमारे पास आउटपुट है y ऑफ 1 y ऑफ 2 एंड सो ऑन y ऑफ n, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। हमारे पास ये आउटपुट वेरिएबल है और जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल है, दीज आर इनपुट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इनपुट वेरिएबल्स हैं, दीज आर इनपुट वेरिएबल्स। और जो आउटपुट पे हैं ये दीज आर आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या है हमारे आउटपुट वेरिएबल है, ये क्या है इनपुट वेरिएबल। अगर जो हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट हो जाता, हम आउटपुट टू इनपुट रेशियो निकाल लेते, वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाता। उसकी हम क्या करते, जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते। उनके आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं, जैसे राउथ हार्बिट क्राइटेरिया, रूट लोकस, बोर्डे, ठीक है, नाइक्वेस्ट, पोलर, इनके थ्रू हम सिस्टम की स्टडी करके उसकी स्टेबिलिटी और उसके रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करते हैं। लेकिन अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, स्टेट स्पेस मॉडल। तो जो स्टेट स्पेस मॉडल होगा हमारा, तो उसमें इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम हमने कंसीडर्ड किया। तो इनपुट भी होंगे, आउटपुट भी होंगे, साथ ही साथ उसमें स्टेट वेरिएबल भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं इसमें सिस्टम में स्टेट वेरिएबल हैं कुछ। तो माना कि x1 x2 और x ऑफ p, तो हमारे पास ये क्या है, दीज आर स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, स्टेट वेरिएबल हो गया। हमारे पास आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, स्टेट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब अगर जो हम सपोज दैट y ऑफ 1 की बात करते हैं तो y ऑफ 1 क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अगर जो हम सिस्टम में y ऑफ 1 बात करते हैं, सपोज दैट हमारा जो ये इनपुट है y ऑफ 1, वो क्या होगा, ठीक है, वो फंक्शन होगा f u1 u2 u m का, ठीक है, ठीक। और किसका फंक्शन होगा, x1 x2 x ऑफ p। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो फंक्शन होगा जो प्रेजेंट इनपुट है और जो पास्ट का, मतलब स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो पास्ट जो होते हैं वही स्टेट वेरिएबल होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया,
ठीक है। जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट थी, करंट जो होता है हमारा इंडक्टर होल्ड करके रखता है, इसीलिए करंट एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जो है इंडक्टर है। और वोल्टेज के केस में हमारा जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है इंडक्टर, हमारा क्या है, करंट को स्टोर करता है और वोल्टेज कैपेसिटर स्टोर करता है। तो वोल्टेज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर होता है, तो इसीलिए इसको स्टेट वेरिएबल, इसके अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो स्टेट वेरिएबल की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो हमारा जो आउटपुट होगा बेसिकली, ठीक है, वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें क्या है, स्टेट मॉडल की डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा स्टेट मॉडल होता है बेसिकली वो इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल होते हैं। मल्टी इनपुट सिस्टम है तो ये तीन बातें होंगी उसमें। जो हमारा आउटपुट होगा बेसिकली वो फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, इनपुट और स्टेट वेरिएबल्स का। सपोज दैट अगर जो हम आउटपुट लिखते हैं y ऑफ 1 जो होगा अल्फा 1 u1, ठीक है, प्लस अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन, ठीक है, और अल्फा m u ऑफ m, ठीक है, और प्लस क्या होगा बीटा 1 x1 प्लस का बीटा 2 x2 एंड सो ऑन बीटा p x ऑफ p, ठीक है। क्योंकि हमने जो वेरिएबल अज्यूम किए स्टेट वेरिएबल, हमारे पास स्टेट वेरिएबल p है, इनपुट m है, आउटपुट n है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ठीक है, हमारा जो आउटपुट होगा, फर्स्ट आउटपुट जो होगा, ठीक है, फर्स्ट आउटपुट yn होगा। yn की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, ये कोफिशिएंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ये कोफिशिएंट है, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, तो जो हम स्टेट वेरिएबल लिखेंगे वो, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेट वेरिएबल की जो इक्वेशंस है पहले उनको लिखते हैं, फिर समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास सपोज दैट जो x ऑफ t है, ठीक है, हमारे पास क्या होगा x ऑफ t है। सपोज दैट ये डेरिवेटिव x ऑफ t है, x ऑफ t बराबर जो होगा हमारा, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, x ऑफ t होगा प्लस का b u ऑफ t होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा y ऑफ t जो होगा वो c x ऑफ t होगा प्लस d u ऑफ t होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट स्पेस का मॉडल होगा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो स्टेट मॉडल होगा, स्टेट मॉडल, जो स्टेट मॉडल की इक्वेशंस होंगी कुछ इस तरीके से हम उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, ठीक है। अब हम इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें देखते हैं। जो x ऑफ t है वो क्या है, स्टेट वेरिएबल है। u ऑफ t जो है हमारा, u ऑफ t क्या है, दैट इज इनपुट, ठीक है। y ऑफ t जो है वो दैट इज आउटपुट। जो ये है x डॉट t है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास इनपुट, हमने कितने इनपुट कंसीडर किए थे, इनपुट हमारे m थे, ठीक है, और हमारे जो वेरिएबल थे वो p थे। तो इसका जो साइज होगा हमारा, ठीक है, इसका साइज क्या होगा हमारा, p क्रॉस 1 साइज होगा, ठीक है। तो इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, p क्रॉस 1 साइज होगा, ठीक है। तो इसका भी साइज हमारा क्या होगा, p क्रॉस 1 होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको डेरिवेट कर दिया, तो साइज जो होगा p क्रॉस 1 होगा। इनपुट हमने कितने कंसीडर्ड किए थे, इसमें m इनपुट कंसीडर्ड किए थे, तो इसका भी m क्रॉस 1 होगा, ठीक है। आउटपुट हमारे कितने थे, n आउटपुट थे, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा, ठीक, n क्रॉस 1 साइज होगा, ठीक है। और इसका जो साइज होगा, इसका p क्रॉस 1 साइज है, और इसके बाद जो आउटपुट है इसका m क्रॉस 1 साइज है। इतनी बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साइज कहाँ से निकाला हमने, जो आउटपुट और इनपुट और स्टेट वेरिएबल थे उनका साइज कितने थे, ठीक है। तो इसमें p क्रॉस 1 है, मतलब p रोज हैं। जैसे मैट्रिक्स अगर जो हम सपोज दैट लिखते p क्रॉस 1 की, ठीक है, तो p क्रॉस 1 की कैसे लिखेंगे, तो p है रोज 1, p क्रॉस 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 और कहाँ तक, p तक, ये दैट इज p तक जाएगी, ठीक है। तो एक रो है और p एक कॉलम है, और रो इसको होते हैं रो कॉलम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक।
तो अब हमारा जो ए बी सी डी मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी मैट्रिक्स होंगे, उनके साइज़ क्या होंगे आप लोग जरा देखिए, फिर बताइए। इन मैट्रिक्स को देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स होती हैं, क्या यूजेस हैं उनके। अभी तो हम सिंपली जो स्टेट मॉडल होता है कुछ इस तरीके से हमारा स्टेट मॉडल लिखा जाता है, एक्स डॉट दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका जो साइज होगा हमारा, जो ए का साइज होगा, हमें बनाना है प्री क्रॉस 1, ठीक है। तो पी क्रॉस 1 कब बनेगा, जब इसको पी इंटू पी करेंगे, ठीक है। सपोज दैट दो मैट्रिक है ए और वी, इसका साइज और इसका साइज क्या है, ठीक है। इसका साइज है एम क्रॉस एन, ठीक है। तो इसका साइज एन, इसका साइज जो बी का साइज होना चाहिए ये वाला, अगर जो इसमें एन कॉलम है, ठीक है, एन कॉलम, ए की एन कॉलम है तो बी में एन रोज होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो, ठीक। कॉलम अगर जो पी हो गया तो जो सी मैट्रिक्स आएगी उसका साइज होगा एम क्रॉस पी हो जाएगा, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो फाइनल होता है वो ये हो जाएगा फाइनल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फाइनल में एम आएगा और पी आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस पी हो जाएगा, मतलब पी तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। पी तो रखना पड़ेगा, पी यहाँ पर भी होगा, पी मेंटेन करना है। तो अब इसमें हमें क्या है, 1 मेंटेन करना है, 1, ठीक है। जो बी का साइज होगा लास्ट में एम होगा और स्टार्टिंग में क्या होगा, रेड से ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में तो एम होगा और पी, लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका साइज होगा एन क्रॉस पी होगा, इसका डी का कितना साइज होगा, ठीक है, एन क्रॉस एम होगा, ठीक। तो हमने सबके साइज लिख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये वाली जो इक्वेशंस होती है, जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसको बोलते हैं स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। दैट इज स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली हमारी इक्वेशंस है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक। स्टेट इक्वेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये चीज होगी। जो इसको बोलते हैं हम दूसरे नाम से आउटपुट इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें हम क्या है, y ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आउटपुट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, आउटपुट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एक टर्म हम देखते हैं यहां पे, जो ये वाली हमारी इक्वेशन यहां तक बन रही है, ठीक है, यहां तक की, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जो येलो वाली हम लिखते हैं इसको बोलते हैं होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस, स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम सारी चीजें अभी आगे देखेंगे। अभी तो हम सिंपली स्टेट मॉडल है क्या उसके बारे में सीख रहे हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो हमारा निकलेगा जीरो इनपुट रिस्पांस। मतलब जीरो इनपुट रिस्पांस को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस इक्वेशन देखनी पड़ेगी। और होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने येलो वाली लाइन खींच रखी है, ये इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरो इनपुट रिस्पांस आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारी जो मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, इनका यूजेस क्या होता है, ठीक है। सी के थ्रू हम जब सी को देखेंगे, ठीक है, जब हम सी मैट्रिक्स देखेंगे तो, ठीक है, जब हम सी मैट्रिक्स देखेंगे तो सी मैट्रिक्स से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे टोटल रिस्पांस मिलेगा हमें, टोटल रिस्पांस,
ठीक है, हमारा जो टोटल रिस्पॉन्स होगा वो सी मैट्रिक्स के थ्रू मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देगी। सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो डी मैट्रिक्स है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देखेगी। डी वाली जो है हमारी, ठीक है, वो क्या करेगी, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारी तीन चीजें होगी, हमारी सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। जब हम बी को लेके सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकलेगा। ठीक है, जब हम ए को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकलेगा। फिर इसके बाद अगर जो हम बी के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स बनेगा। उसके बाद हम सी को लेके सॉल्व करेंगे तो टोटल रिस्पॉन्स बनेगा। डी को सॉल्व करेंगे तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम देखते हैं जो हमारी ये मैट्रिक्स हैं, इनपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद ABCD जो मैट्रिक्स हैं इनको किस नाम से बोला जाता है, इनके साइज क्या होते हैं, जो इनपुट होगा आउटपुट होगा वो किस तरीके की मैट्रिक्स होंगी। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट स्पेस मॉडल का डायग्राम क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, और डायग्राम के बाद में हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं स्टेट स्पेस मॉडल को सॉल्व करने के लिए, या स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के लिए। ये बेसिकली क्या है, हमारा ये मॉडल है, हमें जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे या क्वेश्चन दिया होगा इस मॉडल में बनाना होगा, इस फॉर्म में बनाना होगा। जब एक बार हमारा मॉडल बन जाएगा उसके बाद हम सारे आउटपुट्स इनपुट्स को हेल्प से हम उसका जो भी एनालिसिस करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे उनको स्टेट मॉडल में बनाना है। दिस इज स्टेट मॉडल। ठीक है, स्टेट मॉडल क्या है, ये इक्वेशंस, एक ये इक्वेशंस, एक आउटपुट इक्वेशंस, एक स्टेट इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं। दोनों इक्वेशंस जो होती हैं वो स्टेट मॉडल होती हैं। अब इसमें क्या है, इन ये जो एक्स ऑफ टी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अलजेब्रिक इक्वेशंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक होती है, एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है। इसमें जो मैट्रिक्स होती हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, सबके अलग अलग नेम है, अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारा u ऑफ t है, जो वेक्टर है, दैट इज u ऑफ t, जो हमारा u ऑफ t है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट वेक्टर, इनपुट वेक्टर। तो ये इनपुट वेक्टर जो होता है हमारा, जो इसका साइज होगा, ठीक है, तो हमने कितने इनपुट्स लिए थे, u1 u2 डैश 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 u ऑफ m। तो इसमें रो कितनी है, m, कॉलम कितना है 1। इसमें रो कितनी है हमारी, रो है 1 2 3 4। इस तरीके से रो गिनेंगे, कॉलम है ऊपर से 1। ठीक है, ऊपर से कॉलम है 1, इधर से रो है m। ठीक, उसके बाद हमारे पास दूसरा एक इनपुट होता है, दैट इज आउटपुट y ऑफ t जो होगा। ठीक, आउटपुट वेक्टर होगा। ठीक है, जो हमारा आउटपुट वेक्टर होगा उसका साइज क्या होगा, हमने n आउटपुट कंसीडर किए थे, तो y1 y2 एंड सो ऑन y ऑफ n। तो इसका साइज n क्रॉस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, n रोज है, एक कॉलम है। रोज क्या होंगी, ये रोज हैं, दीज आर रोज, और ऊपर से देखेंगे तो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा x ऑफ t जो होगा, स्टेट एक तीसरा जो होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा तीसरा जो है वो है स्टेट वेक्टर। तो x ऑफ t जो होगा, x ऑफ t स्टेट वेक्टर होगा, स्टेट वेक्टर होगा। स्टेट वेक्टर जो होंगे हमारे, हमने कितने स्टेट वेक्टर कंसीडर किए थे, p। तो p क्रॉस 1 होंगे, x ऑफ 1, x ऑफ 2 एंड सो ऑन, x ऑफ p। ठीक है, तो x डैश ऑफ t जो होगा, ये x ऑफ t है। ठीक है, x डैश ऑफ t जो होगा, इसका भी साइज p क्रॉस 1 हो जाएगा। तो इसमें भी x1 डॉट लग जाएंगे, डॉट इज डिफरेंशियल। ठीक है, डॉट डॉट डैश x ऑफ p हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम अगला एक और देखते हैं। ठीक है, जो हमने ABCD यूज किए वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, वो कोफिशिएंट हमने यूज किए, A, B, C, D, दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्सेस, ए को क्या बोलेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। बी क्या होगा हमारा, इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद सी क्या होगा, दैट इज आउटपुट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा डी क्या होगा, दैट इज ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया सारा, ये हमारे कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे, ये हमारा स्टेट मॉडल है, ठीक है। स्टेट मॉडल, ये हमारा स्टेट मॉडल है। स्पेशली क्या है हमारे पास कोई, ठीक है, स्टेट मॉडल है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट मॉडल है इसका। तो हमने क्या किया, इसको स्टेट मॉडल ये इक्वेशंस में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इस इक्वेशंस पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमने देखा जो इनपुट वेक्टर, आउटपुट वेक्टर, स्टेट वेक्टर, ठीक है, हमारे पास वेक्टर्स थे। और जो मैट्रिक्स हमने यूज की, ए सिस्टम मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स और डी ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स थी। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है टॉपिक, कि जो हमारा स्टेट डायग्राम होता है, उस स्टेट डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट डायग्राम है, स्टेट डायग्राम, वो स्टेट डायग्राम क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। स्टेट डायग्राम इज द ग्राफिकल representation of state model, ठीक है, which may be either block diagram, which may be either block diagram, जो कि एक कोई ब्लॉक डायग्राम हो सकता है, ठीक है, और सिग्नल फ्लो ग्राफ, हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो हमारे पास सिस्टम की इक्वेशंस थी, ठीक है, वो इक्वेशंस क्या क्या थी, ठीक है। वो इक्वेशंस हम एक बार यहाँ पर लिखते हैं, एक्स डॉट ऑफ टी बराबर ए एक्स ऑफ टी प्लस का बी यू ऑफ टी, ठीक है। एक फर्स्ट इक्वेशंस थी स्टेट मॉडल की, जो इक्वेशंस थी y ऑफ टी बराबर c, ठीक है, x ऑफ टी, ठीक है, और प्लस का डी u ऑफ टी। ये हमारी स्टेट मॉडल इक्वेशंस थी। स्टेट मॉडल था, ठीक है। तो स्टेट मॉडल था, तो यहाँ पर हमारे पास जो था इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल क्या क्या थे, ठीक है, वो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल u ऑफ टी था, ठीक है। आउटपुट में हमारे पास क्या है, दैट इज y ऑफ टी। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो इनपुट है, ठीक है, जो हमारा इनपुट है, बेसिकली इनपुट जो है हमारा, ठीक है, दैट वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके हमारा, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, एक b ऑफ, ठीक है, b से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी, ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी, हम इसको अभी तो रफली लिखते हैं, पी यू ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कहीं सम करेंगे, किस फैक्टर से, ए इस वाले फैक्टर को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को, अभी हमारा ये मिल गया है, ठीक है, बी यू ऑफ टी। अब ए एक्स ऑफ टी हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सम करेंगे किसके साथ, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर x ऑफ टी है, सपोज दैट ये x ऑफ टी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम x ऑफ टी में a मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब x ऑफ टी में a मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आएगी x डॉट ऑफ टी एज पर इक्वेशंस। तो x डॉट ऑफ टी में जब हम क्या करेंगे, x ऑफ टी कैसे मिलेगा, जब इसको क्या करेंगे, एक बार
डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एस कर देंगे तो हमारा एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, जब एक्स ऑफ टी मिल गया, एक्स ऑफ टी को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या होगा, यू ऑफ टी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को समर के थ्रू पास आउट करेंगे तो हमारा y ऑफ t बनेगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा बनेगा। यही क्या है, स्टेट मॉडल ब्लॉक डायग्राम है। ये स्टेट मॉडल का सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी हम बना सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टेट इक्वेशंस थी, स्टेट इक्वेशंस ये हैं, तो उसका हमने डायग्राम बनाया। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास इनपुट था u ऑफ t, ठीक है, हमारे पास आउटपुट था y ऑफ t। तो इनपुट जो था u ऑफ t में हमको b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई v u ऑफ t आ गई। अब इसमें क्या ऐड करना है, a x ऑफ t। तो जो ये बन रहा है कुछ, इसमें हमने क्या किया, x ऑफ t जो था यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया, तो x डॉट जो होगा ये डिफरेंशियल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी, ये डिफरेंशियल था तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा x ऑफ t आ जाएगा। x ऑफ t को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे और ut को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा u ऑफ t प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा स्टेट मॉडल जो है, अब स्टेट मॉडल कितने टाइप से हम स्टेट मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। जो हमारा स्टेट मॉडल है, ठीक है, तो स्टेट मॉडल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट मॉडल। तो स्टेट मॉडल कितने टाइप का होता है, तो हमारा स्टेट मॉडल जो 3 टाइप का होगा। एक तो होता है फिजिकल वेरिएबल मेथड, फिजिकल वेरिएबल मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा है हमारा फेज वेरिएबल मेथड, फेज वेरिएबल मेथड, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है हमारा, दैट वन इज कैनोनिकल वेरिएबल मेथड, वेरिएबल मेथड, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड हैं। इसमें क्या होता है, जो इसका भी पार्ट होता है हमारा, जो फेज वेरिएबल है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है, एक कंट्रोलेबिलिटी और एक ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म। कंट्रोलेबल फॉर्म, एक ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म, ठीक है। इसमें होता है डायगोनल और ट्रायंगुलर फॉर्म। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक डायगोनल और दूसरा ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, स्टेट मॉडल के जो ये टाइप हैं। उसके बाद हम जब स्टेट इक्वेशंस बना लेंगे, उस स्टेट इक्वेशंस से जो हमारे आउटपुट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट